हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है +1 क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट्स इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। आपके मदर घर में खाना बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं, सभी के मदर्स बनाते हैं। मान लीजिए कि उनके पास आज 200 रुपीज हैं जिनसे उन्होंने अपने किचन को मैनेज करना है। अब वो डिसाइड करेंगे तो वो ये 200 रुपया लेके बाजार जाएंगे। पहले वो लिस्ट बनाएंगे कि उन्हें क्या क्या सामान चाहिए घर में खाना बनाने के लिए, जिसमें चलो उन्होंने लिख लिया कि वेजिटेबल्स चाहिए, मिल्क चाहिए, ग्रोसरी का सामान चाहिए। पूरी लिस्ट बन जाती है। पूरी लिस्ट बन जाती है जब फिर वो मार्केट जाते हैं। अब ये पूरी लिस्ट बनाना कि इस 200 रुपए को कैसे खर्च किया जाए, ये क्या है? इकोनॉमिक्स है। सेकेंडली, बाजार गए, सामान खरीदा, घर में आए, खाना बनाया, खाना बनने के बाद खाना खाया गया। तो ये जो सारा प्रोसेस हुआ, चीजें खरीदने का, खाना बनाने का, फिर खाना खाने का, ये सब कहाँ पे हुआ? इकोनॉमी में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है, ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। हमें इसको समझने के लिए कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स को समझना नहीं पड़ता, बल्कि हम जो हमारी लाइफ में डेली चीजें हो रही हैं, उन्हीं से हम इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। चलिए, ये तो थी एक छोटी सी एग्जाम्पल कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या है। अब हम देख लेते हैं कि इसके टेक्निकल डेफिनेशंस क्या हैं। या सबसे पहले कि ये जो टर्म है इकोनॉमिक्स, ये आया कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। अब देखिए, ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है हमारा, ये इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स वर्ड जो है ये इंग्लिश का वर्ड है। आया कहाँ से है ये? ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स का जो वर्ड, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, उसका मतलब क्या है? ओइकोस। ठीक है, ओइकोस का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। नेमिन, नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को इकट्ठा कर देते हैं, ओइकोस को और नेमिन को, मतलब के हाउस होल्ड एंड मैनेजमेंट, तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स क्या बन जाती है हमारे पास? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की कि हमारी इकोनॉमिक्स क्या है। अब जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास आती हैं कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होती हैं? क्या है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है कि प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स। इंसान की जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो साधन है वो क्या है? सीमित है। और ये क्या है? हमारी आर्थिक समस्या है। ये समस्या हर देश की है, सिर्फ हमारे भारत की नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे लोगों की वांट्स ज्यादा हैं और रिसोर्स कम है। ये जितने भी डेवलप्ड देश हैं, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो यूके है, हर देश में ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। हर देश के ही जो लोग हैं उनके रिसोर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं और उनके जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होती हैं? देखिए, इसी डेफिनेशन में ही हमारा आंसर है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई? पहला कारण, हमारे पास रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है। ठीक है, और जो ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है। तो दो रीजंस हो गए। फर्स्ट वन इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड सेकंड इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। करेक्ट। अब ये स्कार्सिटी है क्या? स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है कि जो इंसान की जरूरतें हैं, ठीक है, जो इंसान की डिमांड्स है, जो चीजें वो खरीदना चाहता है, उनके लिए उसके पास रिसोर्सेज की सप्लाई कम है। मतलब कि डिमांड्स ज्यादा है और रिसोर्सेज कम है। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो और रिसोर्सेज उस डिमांड को पूरा करने के लिए कम हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं? सिचुएशन ऑफ स्कार्सिटी। अब जब स्कार्सिटी है, ठीक है, मतलब कि हमारे डिमांड्स ज्यादा हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? चॉइस, चूज करना पड़ेगा। क्या हमारी प्रायोरिटीज है? देखिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब स्टार्टिंग हुआ है हमारा सेशन। ठीक है, पेरेंट्स को मैनेज करना है कि जो सैलरीड पर्सन है उनकी सैलरी लिमिटेड है। ठीक है, तो उन्हें मैनेज करना पड़ेगा कि वो अपनी सैलरी का कितना पार्ट जो है वो अपने घर की कंजम्पशन के लिए रखें, कितना पार्ट जो है वो आपके एडमिशन्स के लिए, स्कूल की बुक्स के लिए, यूनिफॉर्म्स के लिए, जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं उन सब के लिए रखें। ठीक है,
तो फिर वो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिटेड इनकम को किस तरीके से खर्च कर रहे हैं इसके लिए वो चॉइस करेंगे कि कौन सी चीजें जो है वो ज्यादा जरूरी हैं, प्रायोरिटीज क्या है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आज ही पूरा करना पड़ेगा। तो जिन चीजों को आज ही सिर्फ पूरा करना पड़ेगा, मतलब कि चूज करना पड़ेगा लिमिटेड अल्टरनेट्स में से, कि ये जो हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं, अल्टरनेट्स क्या हुए हमारे पास लिमिटेड, मतलब कि हमारे रिसोर्स वो क्या है हमारे पास पैसा, मतलब कि लिमिटेड मनी। अब इस लिमिटेड मनी को डिसाइड करना पड़ेगा पेरेंट्स को कि वो इस लिमिटेड मनी को किस तरीके से खर्च करें। कौन सी जरूरतें ऐसी हैं जिनको पहले पूरा किया जा सकता है और कौन सी ऐसी हैं जिनको डिले किया जा सकता है। तो ये क्या है हमारे पास चॉइस। अब ये चॉइस एमर्ज क्यों हुई, क्यों हमें चूज करना पड़ा, एमरजेंस ऑफ चॉइस। ठीक है, पहला कारण क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है, कम है रिसोर्सेज। दूसरा, ये जो रिसोर्स एक तो कम है, दूसरा इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस हैं। ऑल्टरनेट यूजेस मतलब कि एक से ज्यादा यूज होना। मान लीजिए कि हमारे पास जो मिल्क है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल मिल्क की ले रही हूँ। हमारे घर में मान लेते हैं कि 1 kg मिल्क जो है वो रोज आता है। ठीक है, 1 kg मिल्क। अब इस मिल्क के अल्टरनेट यूजेस हैं। हम इससे कर्ड बना सकते हैं, ठीक है, हम इससे टी बना सकते हैं, हम इससे कॉफी प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे घर में कोई इन्फेंट बच्चा है उसको भी दूध की जरूरत है, मतलब कि इन्फेंट रिक्वायरमेंट, कोई छोटा बच्चा है वो सिर्फ दूध के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है। तो हमारे पास दूध कितना है, सिर्फ 1 kg, लिमिटेड क्वांटिटी है दूध की। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो अल्टरनेट यूजेस हैं इनमें से कौन सा यूज बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे हम पहले दूध की जरूरत को यूज करेंगे। कुछ यूजेस ऐसे होंगे जिनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, फिर चॉइस कर लेंगे कि कौन सी जो जगह पे हम दूध को पहले यूज करें और कौन सी जगह पे हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो चॉइस अराइज क्यों हुई, पहला रीजन रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है। दूसरा, इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज है, मतलब कि एक से ज्यादा यूज है। इसी वजह से हमें चॉइस करना पड़ेगा कि हम किस जरूरत को पहला पूरा करें और किस जरूरत को हम थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये टर्म क्या है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती हैं, चॉइस क्या है, स्कार्सिटी क्या है। नेक्स्ट अब हम टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं इकोनॉमिक्स की। देखिए, दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए, इकोनॉमिक्स क्या है, कहते हैं एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ी हुई, जिसमें ये देखा जाता है कि एक कंज्यूमर मतलब कि हाउस होल्ड किस तरीके से रिसोर्सेज को, स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट करे ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके। एक प्रोड्यूसर के बिहेवियर की स्टडी की जाती है कि किस तरीके से एक प्रोड्यूसर अपने स्कार्स रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके। और एक सोसाइटी किस तरीके से इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि वो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कर सके। ठीक है, मतलब कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है जो इन सभी के बिहेवियर्स की स्टडी करती है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम करते हैं, अब जब इकोनॉमिक्स की बात आती है, देखिए इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम दो ब्रांचेस को पढ़ते हैं। +1 में जो हम पढ़ते हैं दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक इसकी ब्रांच क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब कि माइक्रो और मैक्रो की स्टडी करते हैं हम। आपके सिलेबस का पार्ट क्या है, ये वाली इकोनॉमिक्स, माइक्रो, माइक्रो पढ़ेंगे हम, +1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ इस टर्म का, ये जो माइक्रो वर्ड है ना ये इंग्लिश का वर्ड है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था माइक्रोस, MIKROS, माइक्रोस, जिसका मतलब था स्मॉल, छोटा। देखिए, इंग्लिश का वर्ड है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, ग्रीक लैंग्वेज से, माइक्रोस से। माइक्रोस का मतलब क्या होता है, स्मॉल, छोटा। ठीक है, तो इंडिविजुअल, इसका मतलब क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मीनिंग की, ये तो ओरिजिन था कि इस टर्म का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो न्यू टर्म है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स,
इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका? चलिए, माइक्रोइकोनॉमिक्स स्टडी करती है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की, कि एक जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है, अब इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट कौन हो सकता है? ये कंज्यूमर हो सकता है, एक फैमिली हो सकती है, एक फर्म हो सकती है, एक प्रोड्यूसर हो सकता है, मतलब कि कोई सिंगल यूनिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ये स्टडी करती है कि किस तरीके से ये जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, ये अपने स्कार्स रिसोर्सेज को यूज करते हैं ताकि ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकें कंज्यूमर को, मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकें प्रोड्यूसर को। अब जब हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने टर्म यूज की इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। अब ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें एक इंडिविजुअल कंज्यूमर आ सकता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल फर्म या फिर एक सिंगल प्रोड्यूसर हो सकता है, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो सकती है। अब इंडस्ट्री क्या होती है? सेम प्रोडक्ट बनाने वाली कुछ फर्म्स का ग्रुप जो एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही हैं, उनके ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? इंडस्ट्री बोल देंगे। अब ये जो अब तक हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मीनिंग क्या, इसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे हम इस मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं? सबसे पहले हम इसे यूज करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड में। ये देखिए, थ्योरी ऑफ डिमांड में हम इसको यूज करते हैं। किस तरीके से? थ्योरी ऑफ डिमांड में हम ना कंज्यूमर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से एक जो कंज्यूमर होता है वो अपनी लिमिटेड इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन डिफरेंट यूजेस। लिमिटेड इनकम है, अब मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, इन 100 रुपए को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इस 100 रुपए से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इन 100 रुपयों को हम अलग अलग यूजेस के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम किस चीज की स्टडी करेंगे? एक कंज्यूमर के बिहेवियर की, कि वो इन 100 रुपए को लेके किस तरीके से बिहेव करता है, क्या क्या वो चीजें खरीदता है इनसे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? कि थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसकी हम स्टडी कहाँ करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अब थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन करती है एक प्रोड्यूसर के बिहेवियर को, कि एक जो प्रोड्यूसर होता है वो किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, मतलब कि एलोकेट करने के लिए प्लानिंग करता है ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सके। नेक्स्ट होता है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, कि मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस किस तरीके से तय होगा। ये देखिए, ये एक्सप्लेन करता है कि मार्केट में प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो किस तरीके से तय होगा। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स ये मान के चलती है कि प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस को क्या बोला जाता है? ऑटोमेटिक फोर्सेस। ऑटोमेटिक फोर्सेस जो है वो किस तरीके से प्रोडक्ट का प्राइस तय करेंगी, तो इसकी हम स्टडी कहाँ करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है जी हमारे पास थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो अलग अलग लोग हैं, अब अपने आसपास हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, कोई ऐसा लेबर काम कर रहा है, ठीक है, कोई अपना शॉप चला रहा है, कोई बिजनेसमैन है, मतलब कि अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है। अगर मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं तो हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? चलिए पहले मैं इसको इरेज करती हूँ, फिर हम बताते हैं आपको कि कौन कौन से ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। चलो, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पहला फैक्टर जो होता है वो होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये रिस्पेक्टिवली काम करते हैं, काम करने के बदले इनको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब देखते हैं कि ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं। चलिए देखिए, अब ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहला प्रोडक्शन फैक्टर कौन सा है हमारे पास? लैंड, ठीक है, नंबर 1 पे। फिर क्या आ जाती है हमारे पास? लेबर। फिर क्या आ जाती है? कैपिटल। फिर क्या आ जाता है फोर्थ नंबर पे? एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चारों ने अपना अपना काम किया, जिसके पास जमीन थी उसने जमीन रेंट पे दे दी, कुछ लोग एज अ लेबर काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास पैसा है, उन्होंने अपना पैसा किस पे दे दिया? ब्याज पे दे दिया। एंटरप्रेन्योर जिसके पास स्किल है वो इन सभी को मैनेज करेगा, इन सभी चीजों को वो मैनेज करेगा। मैनेज करने का काम कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर करेगा। वो जब क्या कमाएगा? प्रॉफिट कमाएगा। तो इन चारों फैक्टर्स ने रिस्पेक्टिवली काम किया, आउटपुट प्रोड्यूस की, मार्केट में बेचा, बेच के पैसे आए, अब उस पैसे को क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इन चारों
फैक्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इन चारों फैक्टर्स के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी, इसकी स्टडी भी हम किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप अब कहाँ कहाँ पे है, थ्योरी ऑफ डिमांड में, देखिए थ्योरी ऑफ डिमांड में, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन में, और फिर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पर्टिकुलर जो स्कोप है वो कहाँ कहाँ पे है। अब नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ते हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है, बेसिक सी डेफिनेशन करेंगे। देखिए ये जो मैक्रो वर्ड है, ठीक है, ये भी किसका वर्ड है, किस लैंग्वेज का वर्ड है, इंग्लिश का है। इसका ओरिजिन भी कहाँ से हुआ, ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड क्या था, मैक्रोस, MAKROS, मैक्रोस से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लार्ज, होल। ठीक है, इट मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, होल यूनिट्स की। माइक्रो में हमने किसकी स्टडी की थी, सिंगल यूनिट की। मैक्रो में किसकी की, होल यूनिट्स की स्टडी की, मतलब कि बड़े लेवल पे हम स्टडी करते हैं। तो अगर हम देखें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी हमारे पूरे देश में। अब आपने देखो 10th में पढ़ा हुआ है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं डेवलपमेंट वाला, तो उसमें हम देखते हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर कुछ स्टूडेंट्स को याद होगा, कुछ मतलब कि स्किप कर जाता है कई बार हमारे माइंड में से, तो मैं आपको बता दूं, वो एक्टिविटीज जिनको परफॉर्म करने के बदले हम कुछ अर्न करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, वो क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। कुछ एक्टिविटीज वो होती हैं जो हम सिर्फ अपने शौक के लिए करते हैं, या फिर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको करने के बदले हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, वो क्या है, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि किस तरह से कैसे पूरे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज किया जाएगा मैक्रो लेवल पे, ताकि देश की जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम हो सके और सोशल वेलफेयर भी मैक्सिमम हो सके। मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस मोटिव को लेके चल रही है, ग्रोथ को मैक्सिमम करना और सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना। जब हम माइक्रो की बात करते थे तो वो क्या मैक्सिमम करते थे, कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट और सोसाइटी अपना वेलफेयर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है कि इसमें गवर्नमेंट जो होती है वो ये देखती है कि किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए ताकि ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम हो और सोशल वेलफेयर भी मैक्सिमम हो। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी स्कोप की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज की हम स्टडी कर लेते हैं, इसमें हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें पता चलता है कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम इनकम या फिर इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वो कैसे डिसाइड होगा, ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है। अब जनरल प्राइस लेवल, ये टर्म आप लोगों के लिए नहीं होगी। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल को हम और क्या बोल देते हैं, इन्फ्लेशन। देखिए आप बहुत बच्चे अगर कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या अपने घर में अपने पेरेंट्स को बात करते हुए देखते हैं, तो बात करते होंगे पेरेंट्स कि बहुत महंगाई हो रही है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है, मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई आ रही है। इस चीज की स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से पूरा बैंकिंग सिस्टम है जो देश का वो चलेगा या काम करेगा। फिर हम देखते हैं कि हमारी सरकार का रोल क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करना और इकोनॉमी को स्टेबल करना, ये दोनों चीजें हमारी गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट ये प्रोसेस कैसे करती है, कैसे ये काम करती है, इसकी स्टडी भी हम किसमें करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे पॉसिबल होगा, मतलब कि दो से ज्यादा देशों में अगर व्यापार होगा, वो व्यापार जो है वो किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होगा। इन सब चीजों की स्टडी हम किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो इन सब चीजों पे हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग की। ठीक है, तो यहाँ तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स सभी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस पाया जाता है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है, उसके बिहेवियर की स्टडी करती है। जबकि अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो ये पूरी की पूरी इकोनॉमी, मतलब कि होल इकोनॉमी की स्टडी करती है। कि अब इसकी एग्जांपल्स अगर मैं लूं कि किस तरीके से होल इकोनॉमी की स्टडी की जाती है, इसमें देखा जाता है कि एग्रीगेट डिमांड कैसे डिसाइड होगा, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कैसे डिसाइड होगी। इसमें मतलब कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, टोटल डिमांड, जिसको पंजाबी में हम बोल देते हैं कुल मांग। ठीक है, और कुल
सप्लाई। ठीक है, मतलब इसकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो पहला बेसिक डिफरेंस हो गया। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि डिमांड बाय कंज्यूमर, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी, के प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कैसे तय होता है। चलो मैं आपको छोटा सा यहाँ पे ना इसका डायग्राम बना दूंगी। वैसे तो जैसे जैसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आएगा कि प्राइस कैसे डिटर्मिन होता है, लेकिन फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये मान के चलती है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा डिटर्मिन होता है। इसको डायग्रामेटिकली दिखाया जाता है। देखिए, ये रहता है इसका डायग्राम। इसको हम ओ एक्स एक्सिस बोल देते हैं और इसको हम ओ वाई एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे होती है हमारे पास क्वांटिटी, यहाँ पे होता है हमारे पास प्राइस, ये होता है हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग डी डी डिमांड का, और ये होता है हमारे पास अपवर्ड स्लोपिंग एस एस सप्लाई का। अब आप पूछेंगे कि मैम ये डाउनवर्ड ही क्यों है और वो अपवर्ड ही क्यों है, ये जो सप्लाई कर्व है ये क्यों नहीं डाउनवर्ड हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता, इनमें रिलेशनशिप पाया जाता है। किस चीज का रिलेशनशिप वो मैं बताती हूँ, चलो पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिए, अब प्रोडक्ट का प्राइस कहाँ पे तय होगा, जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर जाएंगे। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, यहाँ पे ओ क्यू क्वांटिटी और ओ पी जो प्राइस है वो डिटरमिन हो जाएगा, एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यही चीज हमें बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्राइस किस तरीके से डिटरमिन होगा। अब एक बात और यहाँ पे देख समझते हैं, ये डिमांड कर्व जो है ये डाउनवर्ड ही क्यों है और सप्लाई कर्व अपवर्ड ही क्यों है। यहाँ पे एक रिलेशन है प्राइस का और डिमांड का, प्राइस का और सप्लाई का। ठीक है, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है। हम अपनी डेली लाइफ में भी इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। देखो, जब आप कभी भी मार्केट जाते हो, आप कब चीज ज्यादा खरीदते हो, जब वो चीज सस्ती हो जाती है। जब चीज महंगी हो जाती है तो हम उसको खरीदना कम कर देते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, प्राइस बढ़ा मतलब कि ये रहा प्राइस, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो गई, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब कि दोनों में अब इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से अब ये जो मतलब कि डिमांड कर्व है वो क्या है, डाउनवर्ड है। अगर मैं सप्लाई कर्व की बात करूं तो सप्लाई में और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम हो जाएगा सप्लाई भी कम हो जाएगी, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। इसी वजह से सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोप है। ठीक है, चलो अब अपने इस पॉइंट पे आते हैं। थर्ड है कि इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक एग्जांपल और क्या है, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे डिटरमिन होती है। ये सारी एग्जांपल्स हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल्स अभी बता दिया, डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स को और किस नाम से जाना जाता है, प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एम क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस तय करना या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट तय करना, मतलब कि दोनों चीजों को डिटरमिन करना। प्रोडक्ट जो बन के आया मार्केट में वो किस कीमत पे सेल होगा, या फिर जिन लोगों ने वो प्रोडक्ट बनाया है, मतलब कि जिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने वो प्रोडक्ट बनाया है उनका प्राइस क्या होगा। तो ये सभी हम जो स्टडीज होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। वो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल्स की बात करें, इसकी एक एग्जांपल क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, टोटल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन और जनरल प्राइस लेवल कैसे क्या होगा, मनी की सप्लाई इकोनॉमी में कैसे डिटरमिन होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये सारी एग्जांपल्स किसकी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल्स कौन कौन से हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस नाम से जाना जाता है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एम क्या होता है, इसका मेन एम होता है कि किस तरीके से इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट और प्राइस लेवल जो है वो डिटरमिन किया जाए। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एम होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज, पॉजिटिव चीजें वो चीजें होती हैं जिनको हम कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ वेरीफाई कर सकते हैं, जबकि नॉर्मेटिव में क्या होता है, जस्ट एक ओपिनियन होता है। अब ये ओपिनियन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज से जो प्रेजेंट पास्ट या फिर फ्यूचर में हैपन हुए हैं। ठीक है, कोई चीज आज हो रही है, हो चुकी है या फ्यूचर में होने वाली है।
जब हम इन इश्यू से डील करते हैं तो हम किस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं? पॉजिटिव की। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट्स होती हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई स्टेटमेंट जो वो पॉजिटिव है? कहाँ से शुरू होगी? व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट वुड बी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, मतलब कि ये तीन जो चीजें हैं वो हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बताती हैं। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स होती है ना, उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये चीजें सही है या नहीं है। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि हमारे भारत का बर्थ रेट जो है वो चाइना के बर्थ रेट से ज्यादा है, तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों के बर्थ रेट का डाटा जो है वो गूगल पे या फिर बहुत सी ऐसी ऑफिशियल साइट्स है जहाँ पे पड़ा है। तो हम चेक कर सकते हैं कि वाकई ही जो कहा जा रहा है वो सही है या नहीं है। और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है ना, इसमें वैल्यू जजमेंट नहीं होती, क्योंकि सब कुछ क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स होती है वो जरूरी भी नहीं होता कि सच ही हो। अब मैंने बोल दिया कि जी भारत का बर्थ रेट जो है वो चाइना के बर्थ रेट से ज्यादा है, ठीक है। अब आप क्यों मानोगे भाई? ठीक है, अगर आपने मानना है, आप इस चीज के ऊपर बिलीव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, आप क्या करोगे? पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करोगे। तो इट मीन्स क्या है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो जरूरी नहीं होता कि हर बात सही ही हो। ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई आकर ये कह देता है कि यूएसए की जो पॉपुलेशन है वो भारत की पॉपुलेशन से ज्यादा है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि पहली चीज तो इसको फैक्ट एंड फिगर से वेरीफाई किया जा सकता है। दूसरा, ये स्टेटमेंट सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बन गया हमारे पास? पॉजिटिव स्टेटमेंट बन गई। अब अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम ऐसे इश्यूज या ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं जिनके ऊपर इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो अपना कोई ओपिनियन देते हैं या फिर अपनी कोई व्यूज देते हैं। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं? व्हाट ought टू बी। हमने कहा बेरोजगारी है जी बहुत ज्यादा, इकोनॉमिस्ट ने सजेशन दिया कि नरेगा स्कीम स्टार्ट कर दो, बेरोजगारी कम हो जाएगी। अब ये क्या था? एक जस्ट ओपिनियन था। कम होगी या नहीं होगी ये तो बात की सिचुएशन है, लेकिन ओपिनियन क्या था कि ऐसी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम स्टार्ट कर दो तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स होती है ना, इनको ये वेरीफाइबल नहीं होती। देखिए, ओपिनियन दे दिया, अब ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो अब डिपेंड करता है। इसको हम वेरीफाई तो नहीं कर सकते ना, कोई फैक्ट एंड फिगर्स हमारे पास नहीं है। इसी वजह से बोला जाता है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट होती है, जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में नहीं होती। अब नॉर्मेटिव जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये या तो ट्रू होंगी या फिर फॉल्स होंगी। ठीक है, उसमें हमने क्या कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि सही या गलत हो, लेकिन ये स्टेटमेंट्स जो है ये या तो सही होंगी या फिर गलत होंगी, क्योंकि इसमें क्या है? सिर्फ ओपिनियन है। अब मान लीजिए कि कोई ये कहता है कि ओल्ड एज जो पेंशन है वो बंद हो जानी चाहिए। अब ये क्या है? एक जस्ट ओपिनियन है। कुछ लोग तो मानते हैं कि हाँ जी ठीक है बंद होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं बंद होनी चाहिए। ये देखिए, चलो इसको भी छोड़िए, किसानों को सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है ना ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है सिर्फ। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो हमारे फार्मर्स हैं ये हमारे देश की एक तो बैकबोन है, क्योंकि ये हमें खाना देते हैं, अगर ये काम ना करें तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। दूसरी चीज कि एक जो खेती बाड़ी है वो एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज पाई जाती हैं। अगर हम इनको सब्सिडी नहीं देंगे तो ये मोटिवेट नहीं हो पाएंगे प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये क्या है? जस्ट एक ओपिनियन है। ठीक है, तो ये है हमारा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, देखिए हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तब हमने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दो वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। चलो, इकोनॉमिक्स क्या है ये हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब हमारा फोकस किस पे है? इकोनॉमी के ऊपर है। देखिए, द होल कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन एन एरिया बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। हमारे एरिया में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। लिविंग का मतलब क्या होता है? अपने गुजारे लायक पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इकोनॉमी है, जहाँ पे ये सारे प्रोडक्शन यूनिट काम कर रहे हैं। अब इकोनॉमी जो है ये कहा जाता है कि एक सिंपल इकोनॉमी होती है और दूसरी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी होती है। सिंपल इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे लोगों का इनकम लेवल जो है वो बहुत कम होता है, ऐसी इकोनॉमी को सिंपल इकोनॉमी कहा जाता है।
सिंपल इकोनॉमी में जो जरूरतें होती हैं वो मल्टीपल तो होती हैं बट बहुत ज्यादा नहीं होती, नोट्स तो इनोमियस। इसमें म्यूचुअल डिपेंडेंस जो होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है, वो लिमिटेड होती है। क्योंकि देखो, जब लोगों के पास पैसा कम है तो वो चीजें कम खरीदते हैं, मतलब कि उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो अपने देश में से ही पूरी हो जाती है। इसी वजह से उनकी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस भी जो होती है वो लिमिटेड होती है। डिग्री ऑफ एक्सचेंज भी क्या होता है, लिमिटेड होता है। अब अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की, तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे इनकम लेवल जो है वो बहुत हाई रहता है। वॉन्ट्स जो होती है वो मल्टीपल तो होती होती हैं, बहुत इन्यूमरस भी होती हैं। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बहुत हाई होती है। डिग्री ऑफ एक्सचेंज भी बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है, लोगों की जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। कोई भी कंट्री जो है वो इतना मतलब कि सेल्फ सफिशिएंट या इंडिपेंडेंट नहीं होता कि वो सारी की सारी चीजें खुद बना ले। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें औरों से लेनी पड़ती हैं, तो इट मीन्स डिग्री ऑफ एक्सचेंज भी क्या होगा, फिर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। अब अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करूं, और अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहली कौन सी होती है, कंट्रोल। दूसरी है मार्केट। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम हम कौन सी इकोनॉमी में रहते हैं, तो तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए पहले हम इसके फीचर्स देखेंगे। डिग्री ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कितना कंट्रोल है डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के ऊपर, उनकी इकोनॉमीज जो है के ऊपर कितना एक कंट्रोल है, उस कंट्रोल के आधार पर उनकी इकोनॉमीज को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, ब्रॉडली हम 3 कैटेगरीज में इकोनॉमीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी कैसी है। हमने 10th में भी पढ़ा था ये, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया में। यहाँ पे डिग्री ऑफ कंट्रोल मतलब कि गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा है, तो ऐसी जो इकोनॉमीज होती हैं इनको कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इनको कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी और सेंट्रली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज भी बोला जाता है। अब दूसरी आ जाती है हमारे पास मार्केट इकोनॉमीज। मार्केट इकोनॉमीज जो होती हैं ये वो इकोनॉमीज होती हैं जहां पे डिग्री ऑफ कंट्रोल जो होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है, या फिर बहुत कम होता है। इनको फ्री इकोनॉमीज या फिर मार्केट इकोनॉमीज भी बोला जाता है, जैसे कि यूएसए और यूके की एग्जांपल। ये सब कुछ ना आपका 10th वाला है जो मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ, ये सब कुछ आपने 10th में पढ़ा हुआ है। मार्केट इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड क्या है, कंट्रोल्ड क्या है, ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी? ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे डिग्री ऑफ कंट्रोल जो होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब कि ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम होता है। ऐसी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। हमारा भारत जो है वो एक एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी की। मतलब कि हमारे भारत में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्राइवेटाइज है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। चैप्टर समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और नेक्स्ट अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आए आप तक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।